अगला जो कार्यक्रम है उसका विषय है मेरा आकाश, साहित्य में स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श, महिला सशक्तिकरण हमारे भारतीय साहित्य का बड़ा ज्वलंत विषय हमेशा से रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहीं लिखा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह दृश्य कहीं महिला को एक अबला के रूप में चित्रित कर गया, रेखांकित कर गया। लेकिन वहीं जब सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो साहित्य अपनी काट देते हुए एक महिला को एक सबला के रूप में भी रेखांकित करता है, चित्रित करता है। बहुत सारे लोग ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ के लिए लगातार आ रहे हैं। मैं एक आग्रह करता हूं, आदरणीय अखिलेंद्र मिश्र जी यहाँ बैठे हैं, अभी जाएंगे नहीं वो हमारे बीच से। आप लोग थोड़ा सा धीरे धीरे एक एक दो दो लोग करके आते रहेंगे तो अव्यवस्था मंच के सामने नहीं होगी। प्रोफेसर अर्क वर्मा जी से आग्रह है, अखिलेंद्र मिश्र जी को एक उचित स्थान पर बिठा दें सामने की तरफ, तो लोग एक एक दो दो करके आते रहेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी, वरना आगे के कार्यक्रम भी हमारे बाधित होने लगेंगे। मैं अगर चर्चा करूं हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में, तो प्रभा खेतान जी का एक उपन्यास है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता की नायिका थोड़ी सी परेशान है, शोषित है, संघर्षशील है। वहीं एक बड़ा चर्चित उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा जी का, मुझे चांद चाहिए। वह उपन्यास, उस उपन्यास की जो नायिका है वह इतनी सशक्त है, अपने आप को उसने इतना सशक्त बनाया है कि वह अपनी सफलता के चरम तक जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो साहित्य समय पर अलग अलग रूपों को प्रतिबिंबित करता है, और भारतीय साहित्य में महिला सशक्तिकरण के, नारीवाद के क्या परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच वर्चुअली आदरणीय अनामिका जी, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। उसके अतिरिक्त यदि मैं पुरस्कार गिनाने चलूंगा कि कितने सम्मान और कितने पुरस्कार उनको मिले हैं, तो लगभग 5-7 मिनट का समय मुझे चाहिए होगा, तो मैं उसको संक्षिप्त करूंगा। आदरणीय अनामिका जी आज के दौर की सर्वाधिक चर्चित कवयित्रियों में से एक हैं। उनके साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर कमल मुसद्दी जी, जो एक प्रसिद्ध रचनाकार, साहित्यकार हैं। मानवीय मूल्यों पर और मानवीय संवेदनाओं पर लिखने में आदरणीय डॉक्टर कमल मुसद्दी जी का कोई सानी नहीं है। उसके साथ एक विशेष बात उनके नाम के साथ जुड़ती है कि उनके विद्यार्थी उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। वो एक कुशल अध्यापिका भी हैं, और ये उनके मानवीय मूल्य ही हैं कि उनके विद्यार्थियों का उनके प्रति लगाव बहुत अधिक है। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय लता कादम्बिनी जी को। वे स्त्री विमर्श की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उन्होंने तमाम किताबें स्त्री विमर्श पर लिखी हैं। एक बार तालियां थोड़ी सी हम और तेज कर लें। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर पुनः आमंत्रित करूं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी को, जो पूर्व की चर्चा में वार्ताकार के तौर पर हमारे बीच में थी। डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी, उनके वाक कौशल से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी से कि वे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। नहीं, वार्ताकार, हाँ, वार्ताकार को एक किनारे, वैसे भी वार्ताकार जो मुख्य होता है उसको किनारे लगा दिया जाता है, तो आप किनारे बिठा दीजिए। आदरणीय अनामिका जी वर्चुअली हमारे बीच में जुड़ गई हैं। और आप आरंभ करें इसके पहले असरार उल हक मजाज साहब का एक शेर पढ़ देना चाहता हूं कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पुनः आभार। और हम एक बार फिर से एकत्र हैं, अगले सत्र की ओर जा रहे हैं, और अगले सत्र में बहुत सार्थक विषय पर बातचीत होगी,
जिस तरह से कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण का दौर है, आज जो है स्वावलंबन का दौर है, महिला स्वावलंबी है, और हम मानते हैं, स्वीकारते हैं और हम देखते भी हैं। लेकिन ऐसी ही स्थितियों में अचानक ही कहीं अभी जो हाल में घटना हुई, वैसी जो घटनाएं हो जाती हैं, मणिपुर वाली जो घटना हुई, या तो फिर सोचते हैं कि क्या वाकई नारी सशक्त है? क्या ये सच है, या हम वायव्य उनमें जी रहे हैं, हम जो है किन्हीं और ही हवाओं में हैं? यथार्थ जो है, ज़मीनी जो सच्चाई है वो बिल्कुल इतर है। इन सभी पक्षों पर हम बातचीत करेंगे। मैं एक बार पुनः, हालांकि स्वागत अभिनंदन किया गया, अभी पूरा परिचय दिया गया, मैं एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आदरणीय अनामिका जी जो हैं हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी हैं। किन्हीं कारणोंवश वो उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन वो लगातार सुन रही हैं और अपनी बात रखेंगी। बहुत बहुत स्वागत आपका अनामिका जी। साथ ही हमारे साथ में कमल मुसद्दी जी हैं, प्रवक्ता कमल मुसद्दी जी जो हैं वो भी जुड़ गई हैं, और लता कादम्बिनी जी हमारे साथ जुड़ी है। जोरदार तालियों से मैं स्वागत एक बार पुनः। ये वो नारी शक्तियाँ हैं, या शक्तियों का वो प्रतिरूप हैं तीनों, जो अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं, और साथ ही साथ स्वावलंबन का सही उदाहरण इन्हें कहा जा सकता है, नारी सशक्तिकरण का उदाहरण इन्हें कहा जा सकता है। लेकिन साथ ही ये चूंकि नारी हैं, महिला हैं, तो ये वाकिफ़ हैं हर उस दर्द से, हर उस तकलीफ़ से जो किसी भी नारी को घर से निकलने से लेकर के और बाहर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने तक लगातार झेलनी पड़ती हैं। तो अनामिका जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं सही से? लेकिन आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप प्लीज़ आवाज़ जी थोड़ा आप वॉइस का देख लीजिए। कोरोना के बाद ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि अब जो है हम वर्चुअल उसमें जो है जुड़ जाते हैं, दूरियां नहीं रहीं, अब देख लेते हैं, मिल लेते हैं, बातें कर लेते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये बातें सुनते सुनते हम बड़े हुए, यही प्रतिरूप हमने माँ का पाया, बहन का पाया, त्याग की प्रतिमूर्ति नारी। लेकिन वही नारी जब शिक्षित हुई, उसे अपने अस्तित्व का आभास हुआ, उसे पता लगा कि मेरा एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व भी है, मेरी अपनी एक अलग पहचान भी हो सकती है। उसने कदम बाहर निकाले और अपनी पहचान को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए, और सक्षम भी हुई। लेकिन एक द्वंद्व से मुझे लगता है नारी हमेशा जूझती है, और वो है कि परिवार और बाहर की स्थितियों का समावेश। साहित्यकारों ने वही सब रचा, वही सब लिखा और हम सबके सामने पेश किया। साहित्य में नारी विमर्श, तो असल में ये जो मुद्दा है, ये जो बात है, इसमें मैं कमल मुसद्दी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप संवेदनाओं की बात करती हैं, इतनी अद्भुत लेखन आप करती हैं, इतना बिल्कुल मार्मिक पहलुओं को छूते हुए आप बात रखती हैं, और इतनी सर्वप्रिय भी हैं। मैंने जाना कि बहुत प्यार करते हैं सभी आपको। तो उन पहलुओं तक जाते हुए नारी का साहित्य में जो स्थान रहा है, ये तो तय है कि साहित्य ने नारी को उसका महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में हमेशा बहुत मदद की है। आप इसको किस तौर पर देखती हैं कि कविताओं में अगर नारी की बात आती है कभी भी, तो इसके भी दो रूप हैं कि नारी द्वारा लेखन और नारी पर लेखन। और ये भी तय है कि जब भी नारी ने खुद नारी पर लिखा है, वो बात ज़्यादा लोगों तक पहुंची है, बहुत अच्छे तरीके से पहुंची है। तो आप इसको किस तौर पर देखती हैं कि नारी द्वारा लेखन और नारी के लिए लेखन जो चलता रहा है साहित्य में, तो उसमें किन किन पहलुओं को छूते हुए और कौन से पहलू अछूते रह जाते हैं, किस तरह से ये क्रम चला है? मैंने कमल मैम से पूछा है मैम, और आप प्लीज वॉइस का अगर कर लें। अनामिका मैम, थोड़ा सा आपकी आवाज कम आ रही है हमें, क्योंकि दूर तक। मैं अपने हिसाब से तो फुल वॉल्यूम पर अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अनामिका जी, हम सबका नमस्ते स्वीकार करिए। बहुत बहुत मैं डॉक्टर कमल बहुत मुसद्दी। आभार, आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। आप होती हमारे बीच में तो हमें और अच्छा लगता। अगली बार बिल्कुल बिल्कुल आपकी प्रतीक्षा रहेगी हमें। तो एक बार आप सब लोग भी अनामिका जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि किसी विषम परिस्थिति की वजह से वो नहीं आ पाई हैं। IIT में
जो यहाँ पर इन महोत्सव में जो लोग एकत्रित होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हम बोलने के लिए हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपको ये पता हो कि हमें समझने वाले लोग बैठे हैं, तब बात कहने का आनंद कुछ बढ़ जाता है। जहाँ तक नारी विमर्श की बात आप कर रही हैं कि नारी के द्वारा लेखन और नारी के लिए लेखन, मैं इसको यहाँ से उठाऊंगी। बहुत सारी बातें होती हैं आज नारी सशक्तिकरण की, नारी विमर्श, लेकिन आप प्रकृति के तरफ चलिए। प्रकृति ने कुछ नैसर्गिक दायित्व दिए हैं नारी को। पुरुष को पिता बनता है, वो उसका योगदान है, लेकिन बीजारोपण के बाद वो अगर अपने दायित्व से मुकर भी जाए तो उसको उसके व्यक्तित्व पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। किंतु स्त्री का जो मैं है वो हम में बदल जाता है जैसे ही वो गर्भ धारण करती है। क्या बात, क्या बात। और उस हम के साथ उसकी कुछ नैसर्गिक जिम्मेदारियां प्रारंभ हो जाती हैं, जैसे कि पहले तो गर्भ में बच्चे को पोषित करना, उसके बाद प्रकृति ने उसे उसके पोषण के लिए उसका भोजन दिया, उसके दायित्व को निभाना। तो क्या हुआ कि सबसे बड़ी उसकी ये ताकत भी बनी, क्योंकि वो मैं से हम हो गई, और हम में ताकत बहुत होती है। लेकिन इस मैं के साथ, इस मैं के समाप्त होने के साथ साथ उसकी कमजोरियां भी बढ़ गईं और उसका मैं कहीं विलुप्त होता गया। उसी मैं की को जिंदा करने का जो एक आज प्रयास चल रहा है, मैं उसी को नारी विमर्श मानती हूँ। कि उस हम में ये मैं खो न जाए, यानी कि मैं भी रहूं और मैं हम भी रहूं। क्या बात। तो इसको जब भी मेरे सामने कोई विषय आता है ना, तो मैं यही कहती हूँ कि सबसे बड़ी ताकत अगर स्त्री को अगर आपको देना है और उसे सशक्त करना है, तो उसको निर्णय लेने की शक्ति दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए और शिक्षा दीजिए कि वो निर्णय ले सके। जब तक स्त्री अपने विकास के, अपने जन्म दिए हुए बच्चों के विकास के लिए दूसरों के निर्णय पर निर्भर रहेगी, तब तक वो कितनी भी कुछ भी बन जाए, वो सशक्त नहीं है। किसी ओहदे पे बैठ जाए, किसी पद पर बैठ जाए, उसको निर्णय लेने की क्षमता, उसके निर्णय का सम्मान जिस दिन समाज करने लगेगा, मैं उस दिन मानूंगी कि स्त्री सशक्त है। क्या बात। अब रही बात साहित्य में स्त्री के विमर्श की, तो जो मैं से हम होने की एक ताकत और पीड़ा है, उसको जितना एक स्त्री समझ सकती है, पुरुष नहीं समझता था। हालांकि जैसे जैसे ये ग्रंथियाँ, ये गुत्थियाँ, ये गिरह खुलती जा रही हैं, पुरुष इनको समझने लगा है। उसने कहना शुरू किया। अगर आप आशा पूर्णा देवी जी को पढ़िए, प्रथम प्रतिश्रुति है, बकुल कथा है, या पुरुषों के रूप में अगर मैं देखूं तो शरद चंद्र ने जितना स्त्री के लिए लिखा है, स्त्री की उन दैहिक जो शोषण था उसके पर जितनी सशक्त कलम उन्होंने चलाई है, कि मैं समझती हूँ कि स्त्री को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। प्रेमचंद ने भी लिखा, अगर वो कफन कहानी लिखते हैं और अंदर प्रसव करती हुई स्त्री की पीड़ा की उस चित्कार को वो लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना, तो बहुत बड़ी बात है। पुरुष उसको आत्मसात कर रहा है। लेखक परकाया जीवी होता है, वो प्रवेश कर गया उस स्त्री की पीड़ा में, उसके हृदय में, और उसके बाद उसने उसको लिख डाला। तो बहुत सारे पुरुषों ने लिखा है, लेकिन अधिकतर जो लेखन है वो स्त्रियों ने स्वयं अपने लिए लिखा। चाहे वो शिवानी जी, इधर मैत्रेयी पुष्पा जी ने जो गुड़िया भीतर गुड़िया, या ऐसी बहुत सारी, अभी मुझे चांद चाहिए वाली जो किताब का जिक्र कर रहे थे, वो तो पुरुष की लिखी हुई है, लेकिन उसमें जो स्त्री पात्र, मैंने पढ़ा है वो उपन्यास, तो वो जिस तरह से अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करती है, और वो बिल्कुल डैम केयर एटीट्यूड है उसका। तो इस तरह के जो लेखन हुए हैं, उन्होंने, जैसे शिवानी जी ने बहुत सी ऐसी कहानियाँ लिखी कि लोगों तक ये बात पहुंचाई कि हमें दर्द होता है, हमें पीड़ा होती है, हमें आपकी हंसी कभी कभी
हमारे अंदर झुंझलाहट पैदा करती है। तो उसने अपने आप को, उसको लगा, कहानियाँ पढ़ के स्त्री को लगा, जो नहीं लिख सकती थी लेकिन उसके साथ वो घटित होता था, वो कह नहीं पाती थी, तो ये स्त्रियाँ उसकी साहित्य में आवाज़ बनी। और उन्होंने सलीके से, साहित्य क्या है, हम सभी लोग सोचते हैं, कहते हैं, बातें करते हैं, सब साहित्य है, लेकिन साहित्यकार के पास एक सलीका होता है बात को कहने का। बस इतना ही फर्क होता है एक आम व्यक्ति में और एक रचनाकार में, कि वो सलीके से उस बात को, उस दर्द को उस समरसता के साथ कह देता है कि यहाँ से निकलती है और ठक से लगती है जाके दूसरे के दिल में, और जो लगती नहीं है वो साहित्य है ही नहीं। क्या बात, क्या बात। क्योंकि दिल से दिल का जुड़ाव, तो स्त्रियों के लिए जो कुछ भी लिखा गया वो लिखा गया स्त्री के मन की गुत्थियों को खोलने के लिए। उसके शरीर की रचना पर तो लिखते रहे लोग, कहते रहे। और जहाँ तक आप अभी एक बात आई ना, मणिपुर वाला आपने जिक्र किया, तो मैं माफ़ कीजिएगा कि औरत की देह को कमज़ोरी बना करके तो बहुत पहले से प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम अपाला गार्गी के समय से लें, उन्होंने तो वस्त्र उतार दिए थे। संसार का सत्य यही है ना। और इसके बाद भी अगर द्रौपदी का चीरहरण क्या था, जी जी जी, क्या था वो, वही तो था। लेकिन जिस दिन उसने कहा अच्छा मेरे शरीर, मेरे वस्त्र उतार करके तुम मुझे कमजोर साबित करोगे, लो मैं खुद उतारती हूँ। ये जिद है उसकी कि ये देह, तुम भी वैसे ही आए थे इस संसार में, पहन के नहीं आए थे, मैं भी वैसी ही आई थी, पहन के नहीं आई थी। तो हम वहाँ पर जो वर्षों से, पीढ़ियों से हमने दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, लज्जा, इन सब चीज़ों को हमने फिल्टर कर करके बनाया है समाज में। हमने क्या किया, एक झटके से उनको अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए उसको हमने कहीं ना कहीं पे तिलांजलि दी स्त्री ने, और इस जिद में कहीं कहीं वो अपने रास्ते से भटक गई। हालांकि वो ये, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, तो वो कार्गो पहन के निकलने लगी कि भाई दुपट्टा होगा ही नहीं, क्या खींचोगे तुम। मैं कॉलेज जाती थी, एक बार एक लड़का मेरा भी दुपट्टा लेके भाग गया था, मेरा भाई गया उससे मार पीट के छीन लाया। सच बात बता रही हूँ, किसी आपके मनोरंजन की बात नहीं बता रही हूँ। तो जब दुपट्टे छीने जाते थे तो प्रतिक्रिया ये हुई कि हमने दुपट्टा उतार दिया। क्या बात है। तुमको हमें नचाना अच्छा लगा महफिलों में, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, साहिर लुधियानवी ने लिखा, मर्दों ने उसे बाजार दिया, चल ठीक तू इसमें खुश है, ले मैंने बाजार अपना लिया। तो बात इसकी, स्त्री अपने स्वरूप बदलती रही है और साहित्य ये काम करता रहा। जब साहिर लुधियानवी लिखता है तो आप सोचिए जरा, कितनी औरतों के मन का दर्द है। वो 11वीं पत्नी थी उनकी माँ, उनके पेट से जन्मे थे वो, उन्होंने औरत का शोषण देखा था और तब उन्होंने ये गीत लिखा। तो पुरुषों ने लिखा औरत का दर्द, और जब औरत अपने आप अपने दर्द को कहने लगी तो पहले उसको कहना पड़ा, और इसीलिए उसने कहा पुरुष इस रास्ते पे आए जब उसने अपनी तमाम गुत्थियों को पहले स्वयं खोला और उसको बताया कि देखो तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे ये तकलीफ होती है और तुम्हारे इस व्यवहार की प्रतिक्रिया स्वरूप मैं ये कर सकती हूँ। फिल्मों की बात हो रही थी, एक था साहिब बीवी और गुलाम फिल्म आई थी, तो वो देखती मेरा पति कोठे पे जाता है, क्या होता है वहाँ, शराब पीती है और नृत्य करती है वो, तो वो भी वही श्रृंगार करती है, शराब पीती है और फिर वो रिझाने की कोशिश करती है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, लो मैं उस रूप में तुम्हें दिखाई देती हूँ। तो उसने पुरुषों के लिए तमाम रूप बदले और वो सब कुछ साहित्य में आता रहा। कभी उसने खुद लिखा, लेकिन ज़्यादा, मैं फिर इस बात को दोहरा रही हूँ कि कहीं ना कहीं महिलाओं ने ये बीड़ा ज़्यादा उठाया, चाहे वो मृणाल पांडे हों, चाहे वो शिवानी हों। अभी मैं मृणाल जी का एक उपन्यास पढ़ रही थी, कोई गायिका पर है, वो मैं नाम भूल गई, बहुत याद कर रही थी। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो शिवानी जी का तो इतना उन्होंने लिखा है कि स्त्री की तमाम मन की गुत्थियों को उन्होंने खोला है, और कोशिश मैं भी करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ लिखूँ, क्योंकि जब मैं किसी स्त्री से बात करती हूँ तो मैं उसके भीतर झांकती हूँ और झांकने में मुझे कुछ ऐसा मिलता है
कि जो उसके व्यक्तित्व को ही दबा रहा है या उसको कहीं कुंठित कर रहा है या वो कहीं तकलीफ़ में है, तो मेरा दिल करता है कि मैं इसकी आवाज़ बन जाऊं और मैं इस बात को सबसे कहना शुरू कर दूं। और फिर मेरे पास एक माध्यम आता है कि मैं कभी कविता लिख देती हूँ, कभी कहानी लिख देती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। और निश्चित तौर पर साहित्य में जो रचा गया, जो लिखा गया, नारी की जो बात रखी गई, उससे बदलाव तो हुए और बदलाव दृष्टिगोचर भी होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज के समय में स्त्री विमर्श के भी नए आयाम गढ़ने होंगे। नारी एक, अभी देखें तो दो तरह का वर्गीकरण है, एक जो बिल्कुल दबी कुचली स्थिति में है आज भी, और एक जो इतनी सक्षम है कि कहीं कहीं वो आज़ादी का दुरुपयोग सा भी दिखाई देता है। तो अब उन्हें स्वावलंबी बनाने की बातें जो हम लगातार करते हैं स्त्री को, वहीं उन्हें चेताने की बातें भी शायद अब जो है हमें रखनी होंगी। तो मैं अनामिका जी, आप अगर मुझे सुन पा रही हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो हैं निरंतरता में लेखन में सक्रिय रहती हैं, आप इतने अद्भुत रचनाकार भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब लेखन में भी बदलाव की ज़रूरत है? अब साहित्य में भी जो है नए समीकरण जोड़े जाने चाहिए और स्त्री विमर्श के नए आयाम गढ़े जाने चाहिए? वो गढ़े जा रहे हैं राखी जी। और आप देखते हैं तो 1960 से, जब से ये आंदोलन मुखर रूप से सामने आया विश्व स्तर पर, तब से अब तक कि हम अलग अलग चरणों की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि स्त्रीवाद ने या स्त्री लेखन के आंचल तले हमेशा एक बृहत्तर मुद्दा रहा है। जैसे उन लिबरल फेमिनिस्ट के जमाने में, जब विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार स्त्रियां अपनी नौकरी की तलाश में बाहर आई, उस समय का जो अनुभूतियां उन्होंने दर्ज करने का क्रम शुरू किया, तो उन्होंने निशस्त्रीकरण का बड़ा मुद्दा उठाया। सिर्फ अपनी ही, आप देखते ही हैं कि जैसे एक स्त्री को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करना है, उसी शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है मैम को। The number you have dialed is currently असल में busy. होता ये है Please कि try later. बीच में आपके फोन आ द्वारा जाते हैं तो उस वजह से थोड़ा बाधित होता है। अनामिका मैम, अभी सहज हैं आप? The number you have dialed is currently busy. Please try later. वॉल्यूम आप इसका आपके कम द्वारा कर दीजिए। डायल किया गया जी लता जी, तो हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। अनामिका मैम को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है करने में। तो बात चल रही थी कि जी मैम कुछ कह रही हैं वो। जी लता जी से बात करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि अब एक स्वर ये भी मुखर होने लगा है कि पुरुष अधिकांशतः कहते हैं कि हमेशा स्त्रियों की ही बातें होती हैं, साहित्य में जो रचा जा रहा है स्त्रियों के लिए ही रचा जा रहा है, और हम पुरुषों की बात कौन करेगा, हमारी बात कैसे उठेगी, कैसे कही जाएगी। लेकिन होता ये भी है, ये सत्य है कि जो उपेक्षित वर्ग होता है बात हमेशा उसी की ही होती है। तो आपका इसके बारे में क्या मानना है कि क्या आपको लगता है कि आज भी उन्हें स्वावलंबी बनाए जाने की बातें कही जानी चलती रहनी चाहिए, ये परंपरा, या किस तरह से? देखिए, मैं जहाँ तक समझ रही हूँ, मेरे को ये लग रहा है कि ये बात ठीक है कि काफ़ी समय से महिलाओं पे बात हो रही है, बहुत से मुद्दे हैं और नए मुद्दों पे भी बात होना आवश्यक है। लेकिन अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से देखें, कानपुर में काफ़ी लोग हैं जिनसे मिलना उठना बैठना है, तो मैं देख रही हूँ घरों में बहुत बड़ी टूटन की समस्याएं शुरू हो रही है ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो पाश्चात्य संस्कृति थी और जो हमारे, जो ऐसा नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, दो मूल्यों के बीच का टकराव हमारे यहाँ शुरू हो गया है। ये चाहे हमारा पूरा हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप देखें तो जब दो मूल्य आपस में टकराते हैं, हाँ जी माइक के लिए कह रही हैं, हाँ जी, दो मूल्यों के टकराव में आज हम ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है। एक पक्ष के हिसाब से आप बात सुनेंगे, कहेंगे हाँ ये भी ठीक है, दूसरे के पक्ष से सुनेंगे ये भी बात सही है। लेकिन ये भी सच है, थोड़ा क्षमा चाहूँगी, लेकिन
मैंने देखा है कि लड़कियां थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होती चली जा रही हैं, और हम ये भी भूलते चले जा रहे हैं। एक चीज़ और है, लड़का तो बाद में आता है, उससे पहले की एक पीढ़ी और है जो कि अपने को पुराने मूल्यों और जो हमारे नए मूल्य हैं उसके बीच में दबा हुआ सैंडविच के तरह से और बहुत ही लाचार सा महसूस कर रही हैं। तो एक जिसकी वजह से परिवार में टूटन की स्थिति पैदा हो रही है। इसके अलावा जो लड़कों की आप बात कह रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं, लॉयर हैं, उनकी बहू, तो मैंने कहा यहाँ आ रही हूँ तो साक्ष्यों पे बात की जाए तो अच्छा होगा। मेरे सुन के कान खड़े हो गए कि लड़कों की क्या स्थिति हो गई है इस समय। हम लोग दूर बैठे लिव इन को बहुत नकार, हम लोग दूर बैठे, मैं लॉयर की बात कर रही हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में जो लॉयर है, मैं उससे बात करके आई। मैंने कहा मुझे सही से बताओ क्या स्थिति है। कह लगी कि बहुत ही दयनीय स्थिति है, अगर लड़की 1 महीने भी रह जाती है और मान लीजिए कहने लगे स्कैम हो गई है शादियाँ, ये कड़वा सत्य है। तो कहने लगे अगर लड़की 1 महीने भी रह जाती है और उसका पहले से भी अफेयर हो या उसको बाद भी किसी से प्यार हो जाता है, कोई भी वजह हो सकती है, या उसे नहीं एडजस्ट करना, क्योंकि समायोजन तो आज सिखाना ही भूल गई है माएँ। ये तो बहुत आउटडेटेड चीज़ें होती चली जा रही हैं। लड़का मतलब मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ एकदम जो पहले स्थिति लड़कियों की थी वो स्थिति पे अब अगर हम लोग चेतेंगे नहीं तो आने वाले 10-20 सालों में लड़कों की ये स्थिति हो जाएगी। 35, 36, 37 साल के लड़कों को मैंने देखा है, हालांकि मंच महिलाओं का है, मैं ज़्यादा कहे जा रही हूँ, लेकिन देखिए हमें अपनी बात को बहुत ही तर्कसंगत तरीके से पारदर्शी होकर बात करनी होगी, निष्पक्ष बात करनी है। इसलिए मैं कह रही हूँ, देखिए वो बातें तो हुई हैं, लेकिन जो बातें भी होनी चाहिए, मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ। जी। तो मैंने देखा 35-36 साल के लड़के, हम लोग अक्सर यूँ ही पूछे बैठते बेटा क्या हुआ शादी का, वो उल्लास नहीं है बच्चों में जो हम लोगों के समय शादी को लेके उल्लास था। और वो उल्लास हो भी कहाँ से, जो प्यार था उसने तो भय और असुरक्षा का रूप ले लिया है। जी। लिव इन सही है या गलत है, उस पर सोचना एक तरफ मॉरली वो गलत माना जाता है, कानून कहता है नहीं ये सही है। तो मतलब इतने सारे द्वंद्व हैं। फिर इसके बाद देखिए 50% की लेनदारी लड़की को मिलती है। मैंने अभी एक अपने मित्र का किस्सा सुना, लड़की ने सगाई की, सगाई के तुरंत बाद, और हाँ। उसने अगर लड़की 1 मिनट लता जी, अनामिका जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं सुन रही हूँ मैं। मेरी आवाज जैसे मैं बोलना शुरू किया वो कट गया था। कोई बात नहीं मैम, ये असल में नेटवर्क की वजह से कई बार हो जाता है। मैं बिल्कुल आपकी तरफ आती हूँ अभी, बस लता जी अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, हम आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं मैम, आपको सुनने के लिए। नहीं कोई नहीं, आप बोले। जी। हाँ, थोड़ा भावुकता में अधिक बोल गई है, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि हाँ जो वीमेन एम्पावरमेंट है उसको थोड़ा सा हमें परिचर्चाओं के माध्यम से बातचीत करनी चाहिए, और नए मुद्दे जो और समाज में हमारे आ गए हैं उस पर भी चर्चा होने की बहुत आवश्यकता है। जी, बहुत खूब मैम। ये विषय भी बिल्कुल वर्तमान में जो है ये समस्या आए दिन नज़र आ रही है, इसे हम उपेक्षित नहीं कर सकते। ये नारी से ही जुड़ी बात है कहीं ना कहीं, और ऐसा ना हो कि ये समीकरण लड़खड़ा जाए, ये संतुलन लड़खड़ा जाए कि एक पक्ष को मजबूत करते करते हम कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को उपेक्षित कर दें। अनामिका मैम जो हैं अभी सही से जुड़ पाई हैं हमसे दोबारा से। तो अनामिका मैम आप बात कर रही थी कि नारी विमर्श के जो नए समीकरण गढ़े जा रहे हैं, जो नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, अभी जो बात हो रही थी मैं वहां से शुरू करके वहां तक आती हूँ। बिल्कुल मैम। एक दमन चक्र का जवाब दूसरा दमन चक्र हो ही नहीं सकता। जी। है ना, एक हमें एक दमन चक्र हम पे चला, उसके जवाब में हम प्रतिक्रियावादी होकर वही दमन चक्र सामने वाले पे चलाएं तो हर क्रांति अपक्रांति में बदल जाती है। प्रतिक्रियावाद तो नहीं ही होना चाहिए। और एक समशीतोष्ण जिसको कहते हैं ना, गीता में कहते हैं एक तरह से स्थित प्रज्ञता। हाँ। और बुद्ध जिसको कहते हैं सम्यक दृष्टि,
अतिरेकों का निषेध, ये स्त्रियों में, स्त्री दृष्टि में समाहित है, उसकी भाषा में समाहित है, तभी वो संवादमुखी है। स्त्री भाषा और पुरुष भाषा में मैजिस्ट्रेसी का अंतर है। मैजिस्ट्रेट की तरह नहीं बोलती स्त्रियां, जी जी जी। और वो एक खास तरह से संवाद के लहजे में बोलती हैं, तो इसीलिए कि दूसरे का पक्ष सामने आ जाए, दूसरे की बात समझ के ही उसको फिर उस अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। तो सुनने का जो धीरज है, प्रतिपक्षी को सुनने का धीरज, और ये भाव रखने का धीरज कि उसमें भी प्यार करने लायक कुछ है। जी। जैसे बुद्धत्व के बीज सब में है, वैसे ही मनुष्यत्व के बीज सामने वाले में भी है, जो मुझ पर अनादर बरसा रहा है। जी। और उसके भीतर अगर कोई कांटा है, तभी वो मुझे कांटा चुभा रहा है। तो वो कांटा निकालने का धैर्य स्त्रियों में है, और उनकी भाषा में वो दिखाई देता है। जी। तभी वो आदेश मूलक सेंटेंस और डिक्लेरेटरी मोड में सेंटेंसेस में वाक्य नहीं बोलती, वो प्रश्न मूलक और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मोड में विस्मयादि मोदक चिन्हों में बोलती हैं, पॉज के साथ बोलती हैं, ठहराव के साथ। जो लोक भाषा है उसका उत्स लेकर, उसका माधुर्य लेकर, उसका धैर्य लेकर, उसकी व्यंजना लेकर, भ्रमर गीत में जैसे स्त्रियां बोलती हैं, गोपियां बोलती हैं, उस ह्यूमर के साथ वो बात करने को निकली है। और जो मैं कह रही थी, वो उनके पूरा इतिहास अगर आप देखें तो पूरे डिटेल में अभी क्या जाऊं, लेकिन हमेशा ही स्त्री के स्व में उसका ब्रह्मांड समाया है। क्या बात। स्त्री साहित्य ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि पर्सनल पॉलिटिकल के बीच में एक जो हायरार्की थी, एक जो पदानुक्रम था, वो उसने तोड़ दिया है, और उसके स्व में पूरा विश्व समाया, जैसे पहले भी जो बोल रही थी उन्होंने कहा। तो ये जो सर्वसमावेशी मय है उसका, वो सिर्फ अपने हित की बात नहीं सोचता, और इसीलिए वो बृहत्तर जो मुद्दे हैं ना समाज के, जैसे कि 1960 के दशक में निशस्त्रीकरण का मुद्दा, उसके बाद 70वें दशक में अपार्थाइड मूवमेंट जो था, नेग्रिट्यूड का जो मूवमेंट था, अश्वेत आंदोलन था, उसके साथ स्त्री साहित्य खड़ा हो गया। और हमारे यहाँ उस समय स्वाधीनता संग्राम के समय भी अगर देखें तो महादेवी के समय का साहित्य अगर सविनय अवज्ञा का साहित्य था, तो बाद का जो साहित्य, स्त्री साहित्य हुआ, वो जियो और जीर्णोदय का मुद्दा लेके खड़ा हुआ। तभी पर्यावरण के मुद्दे उसमें सामने आए, अतिरेक बाजारवादी जो वो विनियोग है उसके मुद्दे, उसके विरोध का मुद्दा सामने आया। और दुनिया में क्रांति प्रतिक्रांति जिस कमी के कारण होती है, वो ये है कि हम आत्म क्रांति की बात नहीं सोचते। हम पहले अपने में एक बदलाव घटित करें तो सामने परिवेश में वो बदलाव घटित होता दिखाई पड़ेगा आसपास लोगों में। इस धैर्य के साथ हम कांटे चुनने निकली है। और पहले जो आपने सवाल किया कि पहले स्त्री पुरुष लिखते थे और एक प्रेरणा के रूप में उन स्त्रियां उनके शब्दों की खिड़की से झांकती रहती क्या थी। बात, क्या और बात। अब क्या है, जैसे निराला ने ही संध्या सुंदरी लिखा, तो दूसरी तरफ लेकिन उन्होंने वह तोड़ती पत्थर भी लिखा। तो हम जो महादेवी वर्मा के बाद जैसे प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी लिखी, तो ध्रुव स्वामिनी का अकेलापन, अब मुझे लगता है कि अभी की जो स्त्रियां लिख रही हैं उनमें ध्रुव स्वामिनी का अकेलापन है, शिक्षा दीप स्त्री का अकेलापन इसलिए भी बहुत घना हुआ है कि अभी समाज में रामगुप्त ही अधिक है, चंद्रगुप्त का उसे इंतजार है। ये जो अभी आईआईटी के हॉल में बैठे हुए नए बच्चे हैं, नए युवक हैं, उनमें है वो धीरोदात्त विनय, और वो उनमें बांकपन पैदा हुआ है क्योंकि वो स्त्रीवाद के गर्भ से निकले हैं। वो अपनी माओं की पीड़ाएं, दादियों की पीड़ाएं, नानियों की पीड़ाएं उसी तरह सुनते हुए आए बड़े हुए हैं जैसे लड़कियां होती थी पहले। तो मैं तो रोज विश्वविद्यालय में देखती हूँ और नए लेखकों से मिलकर देखती हूँ कि मुझे लगता है कि अब हमदर्द पुरुष भी होने लगे हैं
और वो भी स्त्री पक्ष, जैसे पहले हमारे यहाँ जिन लोगों की बात की है अभी पहले वक्ता ने, वैसे ही हमारे यहाँ भी लगातार ही वो गवाक्ष खोले गए जो चेतना के गवाक्ष है। लेकिन अब जो आप बीती होती है ना, उसमें धार ज्यादा होती है। जी, साहित्य में आप बीती और जग बीती दोनों होता है, लेकिन जाके पाव न फटी विवाही सो कहाँ जाने पीर पर आई। जी, तो जी। स्त्री देह में जन्म, जिससे आपने शुरू किया जिस पक्ष से, कि अभी मणिपुर में जो हुआ, स्त्री देह जो कि आनंद का उत्स हो सकती थी, वो दुनिया के सारे तरह के अपराधों की प्राइम साइट हो गई है। जी, जी, ये जी। तो पुरुषों के लिए भी बहुत तकलीफ की बात है कि उन्हें इस तरह से पशु की तरह, एक दुनिया के जितने अपराध है, सोच लिए, गिना लीजिए, मैं आपको, कि शुरू में जो स्त्री भ्रूण हत्या से शुरू होती है, प्रेमहीन विवाह बंधन, आरोपित यौन संबंध, पर्दा प्रथा, जी, जी। डायन दहन, वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी, ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन, ये जितने भी अपराध, मारपीट, गाली गलौज, सबके का प्राइम साइट, सबकी आधार भूमि स्त्री का शरीर है। वो स्त्री शरीर जो आपको पैदा करता है, जो आपको नर्चर करता है, जो आपकी बात धीरज से सुनता है। आज आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आंख मूंद कर अगर एक बार सोचें कि आपके जीवन के सबसे सुखद क्षण कौन से थे, तो सबके, मुझे विश्वास है कि सबकी आंखों में किसी न किसी दादी, किसी न किसी नानी, किसी न किसी माँ, किसी न किसी दोस्त, बहन, बेटी, पत्नी का चेहरा ठहर जाएगा, टीचर का चेहरा, लेखिका का चेहरा। जी, जी। लेकिन मैं दुख के साथ ये कहती हूँ कि अगर मैं किसी लड़कियों की सभा में पूछूं कि आपने आंख बंद करके पूछो, सोचो तुम्हारे जीवन के सबसे सुखद क्षण कौन से थे, तो उसको ना पुरुष के चेहरे बहुत कम याद आएंगे। उसे क्या आंख बंद बात है! करते ही वो क्या मारने बात! के लिए हाथ क्या उठाए बात! हुए, गाली बकने के लिए मुंह बनाए हुए क्या ऐसे बात कही! लोग याद आएंगे, वो डर जाएगी। तो मुझे लगता है कि आदर्श स्थिति वो है। हम इसीलिए अपनी तकलीफें ह्यूमरस ढंग से और व्यक्त करने लगे हैं, और बृहत्तर मुद्दों के साक्ष्य में आप बीती दर्ज करने लगे हैं स्त्री साहित्य में, कि लोगों को ये समझ में आए कि अगर प्यार करने लायक आप नहीं रहेंगे, आप गाली गलौज करने वाले, मारपीट करने वाले उलूक बंदर हो जाएंगे, तो किस कलेजे से स्त्रियां प्यार करेंगी। अभी पहले वाली मैम ने बताया कि पुरुष डरते हैं शादी करने में, लड़कियां तो बहुत डरती हैं। अपवादों से नियम नहीं बनते। हम कस्बों की लड़कियों की बात करें, हम गांव की लड़कियों की बात करें, हम कुछ ऐसी लड़कियों की बात नहीं करें जो कि स्वाधीनता का गलत उपयोग, प्रतिशोध पीड़ित राजनीति में कर रही। हम यथार्थ देखे भारत का, ज्यादातर स्त्रियां कितनी भीत है। मुझे अपने बचपन की एक सहेली याद आती है, जिसने शादी के पहले मुझसे कहा था, उसके स्कूल में ही उसकी शादी हो गई थी, कि अनामिका वो मुझे पीटे मत, बस मुझे मारे मत, मुझे बस गाली मत दे, बस बाकी मैं निभा लूंगी। अब इतना खौफ। एक लोकगीत है, उसमें लड़की कहती है, मर हमरा मारा उरा मत कोई, हम तो खुट्टा चीरब लोई, मुझे मारना मत। अब इतना हिंसक कौन ज्यादा होता है। सादा कि अब हम अपवादों से नियम नहीं बना सकते। तो नई स्त्री के योग्य नए पुरुष को होना ही चाहिए, तभी जीवन में प्रेम और अहिंसा फैलेगी। मुझे खुशी है कि अधिकांश नए पुरुषों में ये चेतना जग रही है, लेकिन यथार्थ जो है ना पुराना, वो पुरुष को भेड़िया और लड़की को भेड़ बनाने से बाज नहीं आता। किसी भी तरह की सामंतशाही जिसमें एक आदमी बॉस बनना चाहे, एक उग्र पूंजीवाद हो या सामंतवाद हो, या
किसी भी तरह का अधिनायक तंत्र हो या जातिवाद हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जिसमें एक पक्ष को शेर दूसरे को भीड़ बनाया जाता है, वो हमारे पूरे समाज के लिए, अगर आपको भी भेड़ बना दिया गया और हमें भेड़िया, आपको भेड़िया बना दिया गया और मुझे भेड़ बना दिया गया, तो आप भी तो मानवीय गरिमा से गिरे। मानवीय गरिमा से के लिए एक दोस्त समाज जी, बनाना जी, बहुत जी, जी, जरूरी जी। है। और इसी बिल्कुल। दोस्त समाज के निर्माण में स्त्रियां अपने साहित्य में पर्सनल और पॉलिटिकल के बीच ही ऊंच नीच खत्म नहीं कर रही, बल्कि मैक्रो और माइक्रो के बीच में, वर्गों वर्णों और नस्लों के बीच भी बहनापे की बेल इस तरह बो रही है कि जैसे मीरा ने कभी कहा था कि असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। ये प्रेम की क्या बात। बेल है, ये बहनापे की बेल है। पुरुषों में भी एक स्त्री है, हर पुरुष अर्धनारीश्वर है। अतिरेक हमें ना सुपर मैस्कुलिन बनना है और ना हमें हाइपर फेमिनिन बनना है, बारबी क्या बात। डॉल की तरह। क्या बात। हमें स्पाइडरमैन की तरह हाइपर मैस्कुलिन भी नहीं बनना और हमें हाइपर फेमिनिन भी नहीं बनना। एक सम्यक संतुलित दृष्टि के साथ साहस स्त्रियों में भी पैदा हो और ममता पुरुषों में भी पैदा हो, क्या तभी ये बात, संभव क्या हो बात, सकता है। क्या बात है। दुनिया के जितने मूल्य हैं, वो जितने अवसर और संसाधन है, वो पुरुषों में बट गए और सद्गुण कोश जो है, धैर्य, ममता, सहिष्णुता, ये सिर्फ स्त्रियों के भरोसे रह गए। मुझे लगता है कि सद्गुण कोश के ये जो अच्छे गुण हैं, वो भी पुरुषों में बराबर बराबर उसी तरह बटने चाहिए जैसे स्त्रियों में संसाधन और अवसर बटने चाहिए। क्या बात है। तभी हम एक क्या बात है। जनतंत्र का सही निर्वाह कर सकते हैं। लोग कहते हैं लज्जा स्त्रियों का गहना है, ये गहने पुरुषों को भी पहनने चाहिए। ऐसा क्या नहीं है बात कि है। सिर्फ लज्जा क्या बात है। पुरुषों को चाहिए, सहिष्णुता स्त्रियों को चाहिए। पुरुषों में भी ये मानवीय गुण है, ये सब में चाहिए, किसी में भी अतिरेक नहीं चाहिए। इसी विनय पूर्ण सविनय अवज्ञा का जो दर्शन लेकर चल रहा है स्त्री साहित्य भाषा, स्त्री भाषा, वो इसी सब महास्वप्न के साथ चल रहा है। एक जनतांत्रिक समाज बने, सबकी सब सुने और मनुष्य से मनुष्यतर होते चले जाए। मुझे लगता है कि हर स्त्री इसी कशिश के साथ लिख रही है। और पहले स्त्री को बुद्धिमती नहीं समझा जाता था, सिर्फ एक सुंदर देह समझा जाता था। लेकिन एक अच्छी आत्मा और एक अच्छी बुद्धि के साथ एक सम्यक समाज बनाने का जो महास्वप्न देख रही है स्त्री, उसमें वो चाहती है कि प्रेम करने लायक पुरुष हो और क्या बात। प्रेम पूरे समाज में सद्भाव व्याप्त हो, ऐसा समाज बने। तो ये बहुत बहुत ही सदिच्छा है। और इच्छा के साथ अगर सत्य नहीं जुड़ा हो, सद न जुड़ा हो, तो इच्छा किस काम की। क्या बात है। क्या बात है मैम, क्या बात। मैम आप यहाँ हैं नहीं सभागार में, वरना आप देख पाती या देख पा रही होंगी तो, लेकिन आप वो नम आंखें नहीं देख पा रही होंगी। सभी की आंखें नम हैं आपकी इन बातों से। आप और जिस संवेदना के साथ आपने ये बात रखी है, उसी संवेदना के साथ सब तक पहुंची भी है। बिल्कुल ये सत्य है। और ये एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष रहा है, अपने आप को स्त्रियों का एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष रहा है कि अपनी पहचान को साबित करने का। कितनी सीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी गीता रेल पटरियों पर ही लहू बहाती हैं, कौन कुएं में कूद गई और कौन गिरी मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों से। अखबारों में खबरें प्रकाशित होती हैं, हम पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन जो साहित्य में रचा जाता है वो आपके भीतर तक पहुंचता है। तो मैं जानना चाहूँगी, शायद समय की सीमा है, हालांकि ये विषय इतना विस्तारपूर्ण है कि बहुत चर्चा इस पर हो सकती थी। हाँ, छोटी सी बात रखेंगी कमल मैम, कहना चाह रही हैं असल में स्त्री साहित्य है क्या, ये एक विचार बिंदु जो है सब तक पहुँचे, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगी स्त्री साहित्य है क्या। मैं बात को समाप्त करने के लिए कि स्त्रियां साहित्य में स्त्री क्या कर रही है,
बहुत पहले, आज से कम 15-20 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी कि ये ठीक है, तुम्हारी दृष्टि में रोटी, शराब और औरत में कोई फर्क नहीं, किंतु तुम ये वक्तव्य अपनी माँ की गोद में बैठकर नहीं दे सकते। वाह 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 वाह। ये ठीक है, तुम्हारी दृष्टि में रोटी, शराब और औरत में कोई फर्क नहीं, किंतु तुम ये वक्तव्य अपनी माँ की गोद में बैठकर नहीं दे सकते, क्योंकि माँ ही एक ऐसा संबोधन है जो औरत को महज औरत नहीं रहने देता। और ये भी सच है कि तुम माँ और औरत के आंचल की खुशबू के अंतर से वाकिफ हो। शायद इसीलिए एक विशेष उम्र की छत पर खड़ी हर औरत एक पुरुष की माँ होने का सपना देखती है। क्या बात एक पुरुष की माँ होने का सपना देखती है। तो मैं ये कहूँगी कि आज भी या कभी भी, मैंने राजशेखर की एक किताब पढ़ी थी, स्त्री, उन्होंने एक बात कही थी कि स्त्री को पुरुष में तब्दील कर दो, तुम जीत जाओगे। अगर स्त्री को इसका स्त्रीत्व ही खत्म कर दिया, मर्दों की तरह वो बोलने लगी, मर्दों की तरह पहनने लगी, मर्दों की तरह सब कुछ करने लगी, तो तुमने उसके स्त्रीत्व को नष्ट कर दिया। और जब स्त्रीत्व को नष्ट कर दिया तो हार गई वो। इसीलिए वो हार भी उसकी कहीं ना कहीं से एक खींच बन जाती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि स्त्री रह करके अपनी तभी वो जीत हासिल कर पाएगी जब वो अपने नारीत्व को का हनन ना होने दे, नारीत्व को हारने ना दे, पुरुष बनने का प्रयास ना करे। उसकी गोद में है पुरुष उसकी गोद में पलता है। ये उसका दायित्व है कि उसे कैसा समाज बनाना है। संवेदनाओं को जगाने का काम, दायित्व तो उसके हाथ में बहुत कुछ है। सिर्फ साहित्यकारों के हाथ में नहीं है, दुनिया की हर औरत के हाथ में है कि संसार को वो कैसा ढाल सकती है। गांधी जी ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा। तो अगर मातृत्व अच्छा है तो पुरुष अच्छा हो ही जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत आभार। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। बिल्कुल जैसे लता जी ने कहा था, बिल्कुल वही बात कि स्त्री रहे। वो जब पुरुष होने की कोशिश में लग जाती है तो अपने आप को खो देती है। बहुत सार्थक चर्चा, प्यास अभी बाकी है, अभी मन था बहुत कुछ बातें हो, लेकिन फिर से मिलेंगे और फिर से बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका मैम, आप इतने तमाम अवरोधों के बावजूद, तकनीकी अवरोधों के बावजूद आप जुड़ी। एक बात मैं जोड़ूंगी कि मातृत्व का मतलब सिर्फ जैविक मातृत्व नहीं है। स्त्री जिसको देखती है उसकी माँ बन जाती है। ये आंखों में मातृत्व होता है जो पुरुषों में भी होना चाहिए। अनामिका जी, नहीं होता। अनामिका जी, तो माँ नहीं बन सकती, वे भी माँ होती है दृष्टि से। और वो पुरुष जो कि ममता अपने भीतर पैदा करते हैं, वो भी माँ की दृष्टि से पूरा संसार देख सकते हैं। स्त्री साहित्य इसी का सपना देखता है। अनामिका जी, मेरी माँ कहती थी कि अगर तुम मेज भी पोंछ रही हो तो उसमें भी ममता हो, झाड़ू भी लगा रही हो तो उसमें भी ममता हो। वो कहती थी उसकी हर रोटी बेले, वो कहती थी अगर ममता से खाना नहीं बनेगा तो वो शरीर को असर नहीं करेगा। तो वो तो निर्जीव में ममता ढूंढना सिखाती थी। बहुत साहस पैदा हो, पुरुषों में भी माँ की दृष्टि पैदा हो जाए, यही तो हम चाहती हैं ना, है ना? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल हम यही चाहते हैं। और वाकई बहुत सार्थक चर्चा, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से कही गई बातें, और यही स्त्री की विशेषता है। बहुत शुक्रिया अनामिका मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कमल मैम, बहुत शुक्रिया लता जी, के लिए बहुत बड़ी बात। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा के लिए। और स्त्रियां यूं ही चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, थमेंगी नहीं, बदलाव होते रहेंगे ऐसे ही, और खूब बदलाव होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। थोड़ी प्यास बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। थोड़ी प्यास बची रहने दो, थोड़ी आग बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, इसी बहाने कई मुसाफिर अभी लौट कर आएंगे। बहुत वृहद चर्चा थी और ऐसा लग रहा था ये समाप्त नहीं हो। आदरणीय श्रवण शुक्ला जी यहाँ से एक कुर्सी उन्होंने बदली, मैं उनका सदुपयोग कर लेना चाहता हूं। मैं उनसे आग्रह करता हूं आदरणीय कमल मुसद्दी जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। मैं आदरणीय राकेश शुक्ल जी हमारे सामने हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आदरणीय लता कादम्बिनी जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। इसके बाद ये एक सामाजिक समभाव की परिकल्पना है कि स्त्रियों के पुरुष मंच पर स्त्रियां पुरुषों के द्वारा सम्मानित हो रही हैं। इसके लिए हम